सो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक पर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मेंडल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या थे। मेंडल के बारे में भी बात करेंगे, मेंडल ने किन किन बातों का ध्यान रखा था, किस वजह से उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया और उनके सक्सेसफुल होने का कारण भी क्या था। तो मेंडल, ग्रीगर जॉन मेंडल ये पूरा नाम है, याद रखना। इन्होंने लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिए हैं। गार्डन पी प्लांट पर इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को किया था। पी लिखकर क्या होगा तो गड़बड़ है, एग्जाम में मैं एक्सपेक्ट करता हूं स्टूडेंट्स पूरा गार्डन पी प्लांट लिख करके आएंगे। उसका जो साइंटिफिक नेम है दैट इज पाइसम सैटिवम। पाइसम सैटिवम, तो पाइसम इज जीनस एंड सैटिवम इज द स्पीसीज। ये फोटोग्राफ है ग्रेगर जॉन मेंडल की, तो इन्हें मेंडल भी बोला जाता है। इसके अलावा गार्डन पी प्लांट को ही सेलेक्ट करने का कारण इसलिए था क्योंकि उसमें बहुत से कंट्रास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स मिलते थे। जैसे कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कंट्रास्ट हैं और जो उनको मिलती हैं। पहला जो मैंने अभी पिछली वीडियो में डिस्कस किया है दैट इज टॉल हाइट ऑफ द प्लांट एंड ड्वार्फ हाइट ऑफ द प्लांट, सिंपल। इसके अलावा और कौन कौन सी ट्रेट्स हैं, जैसे कि फ्लावर का कलर। तो फ्लावर के कलर में उन्होंने एक तो वॉयलेट फ्लावर को देखा, ये डोमिनेंट है, और रिसेसिव में उन्होंने व्हाइट फ्लावर को देखा। तो लेट अस से यहां आर लिख देते हैं, रिसेसिव ट्रेट। इसके अलावा उन्होंने और कौन कौन सी ट्रेट्स को ऑब्जर्व किया, जैसे कि सीड का कलर। तो सीड के कलर में जो येलो कलर है, सीड कलर अगर मैं बोलूं तो येलो कलर जो है वो क्या है, डोमिनेंट है, वहीं ग्रीन कलर जो है वो क्या है, रिसेसिव है। सीड की अगर शेप की बात करी जाए तो सीड की शेप अगर राउंड है तो वो डोमिनेंट है, अगर रिंकल है तो वो क्या है, रिसेसिव है। तो राउंड ऐसे बनाएंगे, रिंकल हम कुछ इस तरीके से बनाते हैं। देखिए यहां पर ये राउंड है और ये रिंकल्ड है। इसके अलावा जो पॉड होता है जिसमें, जिसे फली कहते हैं, जिसमें पी के दाने होते हैं स्टूडेंट्स, अगर वो फुल है या कंस्ट्रिक्टेड है। कंस्ट्रिक्टेड कैसी होगी, इस तरीके से, तो उसे हम बोलेंगे कंस्ट्रिक्टेड जो है रिसेसिव है, और फुल है बिल्कुल ऐसे तो उसे हम बोलेंगे कि भाई ये पॉड की शेप फुल एक डोमिनेंट ट्रेट है। पॉड का भी कलर अगर ग्रीन है तो डोमिनेंट है, येलो है तो रिसेसिव है। इनफैक्ट पोजीशन ऑफ द फ्लावर, फ्लावर अगर टर्मिनल पोजीशन पर है, टर्मिनल पोजीशन ये पोजीशन होती है, दिस इज टर्मिनल पोजीशन। ये ब्रांच है, ये टर्मिनल पोजीशन हो गई। लेकिन मान लीजिए अगर कोई फ्लावर ऐसे में इस ब्रांच के साइड में यहां निकलता है तो इसे हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन, और ऊपर टिप पर आता है तो उसे हम कहते हैं टर्मिनल पोजीशन। तो टर्मिनल पोजीशन रिसेसिव है जबकि एक्सियल पोजीशन क्या है, डोमिनेंट है। इस तरीके से उन्होंने 7 ट्रेट्स को स्टडी किया था स्टूडेंट्स। गार्डन पी प्लांट में ये 7 चीजें हैं, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको स्टडी किया, और 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के ये डोमिनेंट और रिसेसिव क्या हो गई, ट्रेट्स हो गई। इसको आपको यस लर्न करना है, इसमें कोई भी एक्सक्यूज नहीं है कि सर ये याद नहीं हो रहा या मुझे याद सारे करके जाने हैं। बिल्कुल आपको सारे याद होने चाहिए। कभी भी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक फॉर्म में, किसी भी तरीके से 1 मार्कर क्वेश्चन में, मैच द कॉलम में, तो नीट वगैरह में भी पूछ लिया जाता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब जरा मेंडल के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं। ग्रीगर जॉन मेंडल कौन थे। ग्रीगर जॉन मेंडल बेसिकली बॉर्न हुए एक पीजेंट फैमिली में, और मोरेविया नाम की जगह थी। 1822 में ये बॉर्न होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा गरीब परिवार से थे, इनके फार्मर थे फादर, और ये एक मॉन्क बन गए। ये मॉन्क बन गए 1843 में। ये सब इन्फॉर्मेशन वैसे तो ज़रूरत नहीं है इतनी, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो ऑब्वियसली इन्हें हम फादर ऑफ जेनेटिक्स कह रहे हैं तो 2-3 बातें तो इनके बारे में पता होनी चाहिए। मॉनेस्ट्री में ही इनको एजुकेशन मिली, और ये यूनिवर्सिटी ऑफ वियना में साइंस और मैथमेटिक्स पढ़ने के बाद प्रोफेसर भी रहे। लेकिन उसके बाद ये वापस आकर के इन्होंने अपने जो फार्मिंग प्रैक्टिस को इन्होंने चुना और अपने एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू करे अपने ही फील्ड्स में गार्डन पी प्लांट पर, ठीक है। और इसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स से कुछ कंक्लूजन्स बताए, कुछ बातें बताई। ये पहले ही आप साइंटिस्ट मान लीजिए जिन्होंने बायोलॉजी को कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स से
इंक्लूड करके अपने कंक्लूजन्स, अपने ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज करके रिप्रेजेंट किया। तो बहुत से लोग मेंडल की इन ऑब्जर्वेशंस को समझ ही नहीं पाए, क्योंकि उन्हें लगता था कि मैथमेटिक्स को कैसे बायोलॉजी के साथ यूज किया गया है। इनफैक्ट एक हैरानी की बात है जो मैं आपको बताऊंगा, बहुत ही दुखद बात भी है, कि ग्रेगर जॉन मेंडल जब तक जिंदा थे 1884 तक, तब तक उनके वर्क को रिकॉग्निशन ही नहीं मिला। उनके वर्क को किसी भी तरीके का रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट 1900 में कुछ साइंटिस्ट हैं जो आते हैं और फिर इनके वर्क को रीडिस्कवर करते हैं, और रीडिस्कवर करने के बाद बोलते हैं कि जो मेंडल कह रहे थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे, हमने उनके वर्क को तो रिकॉग्नाइज ही नहीं किया, वी वर रॉन्ग। और इसके बाद इनको फिर फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है, लेकिन इनकी थ्रू आउट द लाइफ टाइम इनको वो रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया था। दिस इज वेरी सैड थिंग अबाउट साइंस हेयर। लेकिन स्टिल जो इनकी ऑब्जर्वेशन थी आज भी जेनेटिक्स के लिए, जेनेटिक्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए बेस मानी जाती है। चलो, अब इन्होंने गार्डन पी प्लांट के 7 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करी, तो उसमें कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि ट्रू ब्रीडिंग प्योर लाइन्स का क्या मतलब है। ब्रीडिंग प्योर लाइंस का मतलब है, जब मैं लिखता हूं प्योर लाइंस, तो प्योर लाइंस का वर्ड का मतलब समझ जाइएगा स्टूडेंट, मैं होमोजाइगस होने की बातें कर रहा हूं। जेनेटिक्स में होमोजाइगस वर्ड आपने ऑलरेडी देख लिया है। एग्जाम्पल के तौर पर जब मैंने बताया था पिछली वीडियो में कैपिटल टी या स्मॉल टी, ये दोनों ही कंडीशंस कैसी हैं, होमोजाइगस हैं। बस इतना डिफरेंस है, ये होमोजाइगसली डोमिनेंट है और ये होमोजाइगसली रिसेसिव है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस है। लेकिन दोनों ही कैसी हैं, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर जो एलील्स दोनों के दोनों जो हैं वो कैसी हैं, दे आर होमोजाइगस। होमोजाइगस जब होती हैं एलील्स साथ में, तो उसे हम कहते हैं प्योर लाइन्स या प्योर ब्रीड। तो इन्होंने पेरेंट्स जो लिए थे वो प्योर लाइन्स लिए थे, उन पेरेंट्स को लेकर के इन्होंने F1 जनरेशन निकाली और F1 जनरेशन को आपस में प्लांट्स को क्रॉस कराया था। मैं दिखाऊंगा अभी आपको क्रॉस कैसे किया उन्होंने। और इसके बाद इन्होंने अलग अलग तरीके की ब्रीडिंग लाइंस को, जो 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिखाई, उनकी अलग अलग ब्रीडिंग लाइंस को बना करके फाइनली अपनी ऑब्जर्वेशंस को एनालाइज किया। पहले F1 जनरेशंस की ऑब्जर्वेशन को एनालाइज किया, फिर उनको ही आपस में सेल्फ करा करके F2 जनरेशंस को एनालाइज किया। तो आपको ब्रीडिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट तो पता है, प्लांट ब्रीडिंग का। चैप्टर नंबर 2 में हम इस बात को पढ़ा भी चुके हैं कि एक फ्लावर है, उसके अंदर मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ब्रीडिंग करने के लिए जो पॉइंट्स हैं वो इस तरीके से होते हैं कि जो पॉलन होता है, पॉलन को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। और पॉलन को रिमूव करने का जो मेथड है उसे हम क्या कहते हैं, इमैस्कुलेशन। ये सब बातें आप चैप्टर 2 में भी पढ़ चुके हैं। इमैस्कुलेशन देखो किस तरीके से एंथर्स को रिमूव कर दिया है, पॉलन को रिमूव कर दिया है, और फीमेल जो पार्ट होता है उसके ऊपर डस्ट किया जाता है इन पॉलन्स को। और कहीं ना कहीं हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन की बात कर रहे हैं। मतलब वो पॉलिनेशन नेचुरल तरीके से नहीं हो रही है, जो पर्टिकुलर पॉलन्स हैं उनको कट करना, रिमूव करना, उतने टाइम के लिए पर्टिकुलर फीमेल फ्लावर को एक बैग के अंदर रखना, एक पर्टिकुलर कवरिंग के अंदर रखना, जिसे हम कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। ये भी मैंने आपको बताया है। और फिर जब हमें पर्टिकुलर पॉलिनेशन करनी है तो उन पॉलन्स को डस्ट किया जाएगा उस पर्टिकुलर फीमेल के स्टिग्मा पर, ताकि वो आपस में क्रॉस करें और फर्टिलाइज करें। तो ये पूरा मेथड था जिस तरह से उन्होंने अपने हाइब्रिड्स बनाए। तो जब हम लिखते हैं कि कैपिटल टी और बीच में लिखते हैं क्रॉस स्मॉल टी, इसका मतलब ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, और जब हम क्रॉस लगा रहे हैं इसका मतलब हमने यहाँ पर इनको हाइब्रिडाइज किया है, आर्टिफिशियल तरीके से ब्रीडिंग करी है इनकी। ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मैंने आपको ये सारी बातें बताई दी हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं कि उन्होंने गार्डन पी प्लांट को ही सेलेक्ट क्यों किया। ऐसा क्यों था, गार्डन पी प्लांट ही उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। 2 नंबर का क्वेश्चन ये बन सकता है एग्जाम में, आपसे सीबीएसई ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके 12th बोर्ड एग्जाम में कि भाई पहली बात तो अवेलेबिलिटी है, इजिली अवेलेबल है इनके सीड्स, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, बहुत सारे डिस्टिंक्ट वेराइटीज हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें मिलती है, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स।
हम कितना इजीली ऑलरेडी देख पा रहे हैं, इतना डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स होना तो मतलब स्टडी करना तो बनता है। इसके अलावा उनको सेल्फ पॉलिनेट करना या क्रॉस पॉलिनेट करना बहुत ही इजी है। आराम से एंथर्स को कट कर करके डस्ट करना इजी था, इनकी हैंडलिंग बहुत इजी है। प्लस लास्ट पॉइंट, एक पर्टिकुलर पी प्लांट की लाइफ बहुत शॉर्ट है। तो अगर आप F1 जनरेशंस को देखना चाहते हैं, उसके बाद F2 जनरेशंस को स्टडी करना चाहते हैं, तो ये ग्रो करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट है, उनका ड्यूरेशन क्या है, शॉर्ट है। तो इजी जल्दी जल्दी ये जनरेशंस को एनालाइज कर पाएंगे। दीज आर द रीजंस, 4 रीजन बताए। 2 नंबर का क्वेश्चन है गार्डन पी प्लांट उन्होंने क्यों सेलेक्ट किया। अब अगर क्वेश्चन बनता है कि उनका सक्सेस रेट क्या था और क्यों था, इतने ज़्यादा रीजनिंग हम इसको बात को देना चाहते हैं कि वो सक्सेसफुल हुए क्यों, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि इन्होंने एक कैरेक्टर को एक बारी में स्टडी किया। मोनो हाइब्रिड में तो सिंगल कैरेक्टर स्टडी होता है, डाई हाइब्रिड में वो 2 कैरेक्टर्स को मिलाकर के एक साथ स्टडी करते हैं, लेकिन एक ही कैरेक्टर को फोकस कर करके अपनी स्टडी को इन्होंने स्टडी किया। इसका मतलब जो जीन है, अलग अलग जीन आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, लिंकेज उनके बीच में है या नहीं है, इन सब चीजों के बारे में वो नहीं जानते थे और वो प्रॉब्लम भी नहीं बनी क्योंकि वो तो एक बार में एक ही कैरेक्टर को स्टडी कर रहे थे। सेकेंड पॉइंट, अवेलेबल टेक्निक जो थी, उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक यूज करी कि भाई क्रॉस पॉलिनेशन नहीं होना चाहिए और अनडिजायरेबल पॉलन ग्रेन्स नहीं आने चाहिए। मतलब इमैस्कुलेशन की टेक्निक जो है और जो ये इन्होंने बैगिंग की टेक्निक थी जो यूज करी वो बहुत एफिशिएंटली करी, इसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए। मतलब अगर कहीं क्रॉस पॉलिनेशन हो जाता कि भाई ये वाला पर्टिकुलर प्लांट है, ये वाला पर्टिकुलर प्लांट है, यहां से यहां पॉलन ग्रेन्स चले गए, जबकि मेंडल तो चाहते थे लेट अस सपोज कि ये पर्टिकुलर प्लांट के पॉलन्स आए, लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, कोई अनडिजायरेबल पॉलन आ गया, ऐसा नहीं हुआ। उनका टेक्निक, उनका तरीका बहुत अच्छा था। बाकी इन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को स्टडी किया अपने एक्सपेरिमेंट में। ये भी कह सकते हैं कि गार्डन पी प्लांट को सिलेक्ट करने के बाद उनका सक्सेस रेट बढ़ गया। गार्डन पी प्लांट में इतना लिंकेजेस भी नहीं होते, इसलिए भी वो बच गए। अगर लिंकेज का कॉन्सेप्ट इनको नहीं पता था और अपने ऑब्जर्वेशंस को स्टडी करते तो ऑब्वियस सी बात है इनको डिस्क्रिपेंसीज मिलती अपने ऑब्जर्वेशंस में और ये कंक्लूड चीजें नहीं कर पाते। तो ये पर्टिकुलर 4 रीजन है। अगेन ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। अब हमारे लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम मोनो हाइब्रिड क्रॉस को और डाई हाइब्रिड क्रॉस को अच्छे से पढ़ें। ये 2 एक्सपेरिमेंट्स अब एग्जाम में डायरेक्टली आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले लेक्चर में मैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स।